नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखेगा जिससे कि सभी खबरें आप तक पहुंचे सही सही। वहीं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और पास ही बने बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए सभी बड़ी खबरें आपको बताते चलें जो इस समय के मुख्य समाचार निकल के आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी फ्री कोरोना की उठाई मांग, कहा जनता के साथ अत्याचार न करो सरकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों से जीएसटी हटाई जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मांग के लिए डटे रहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं। राहुल गांधी ने कहा कि बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना गलत है। इन सबको जीएसटी मुक्त करने की मांग पर हम डटे रहेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस कोरोना के खिलाफ जरूरी मेडिकल उपकरणों को जीएसटी मुक्त करने की मांग के पक्ष में इन दिनों ट्विटर पर हैशटैग जीएसटी फ्री कोरोना अभियान भी चला रही है। वहीं दोस्तों चलिए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बिहार में कोरोना के टेस्ट पर उठे सवाल, 2 मरीजों की दो जांच में आया अंतर, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बिहार में किए जा रहे कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर अब प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जांच की रिपोर्ट में अंतर आने लगे हैं। दरअसल वैशाली जिले के रहने वाले एक युवक की पहले जांच की गई, उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उसके मरने के बाद फिर से जांच कराई गई तो वह नेगेटिव आया। वहीं इसके बाद अब पटना की रहने वाली कोरोना से संक्रमित महिला की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2 दिन पहले इस महिला की रिपोर्ट पटना एम्स में जांच के बाद पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन अब रिपोर्ट अचानक से नेगेटिव हो गई है। ऐसे में अब यह सवाल उठना लाजमी है कि पटना एम्स में हो रही कोरोना की जांच रिपोर्ट सही है या फिर गलत है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से लोगों की रिपोर्ट कभी नेगेटिव आती है तो कभी पॉजिटिव आती है और सही तरीके से यहां पर टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। वहीं अगली खबर में आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस ने घोषणा की है कि जो लोग जमातियों के बारे में सूचना देंगे उन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बारे में खुद आईजी ने लोगों से आग्रह किया है। आपको बताते चलें आईजी ने क्या कुछ कहा। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मतलब जमाती कहीं छुपे हैं और अपनी जांच नहीं करा रहे। उनके कारण लगातार संक्रमण के नए मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग उनके बारे में सूचना देंगे वो पुरस्कृत किए जाएंगे। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए थे। 9 से 16 मार्च तक की अवधि में यहां हजारों भारतीयों के साथ सैकड़ों विदेशी मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया था। जो बाहर से आए थे उनमें कई कोरोना वायरस से संक्रमित थे। ऐसे में उनके संपर्क में आए अन्य लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। जैसे ही जमातियों का सम्मेलन खत्म हुआ, लोग अपने अपने प्रांतों में लौटने लगे। बाद में पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिली तो कहा जाने लगा कि जमात से संबंधित लोग जहां भी पहुंचे हैं वे अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। ये बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकल के आई, जहां जमातियों के बारे में सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आईजी ने की है घोषणा। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के 80% मामले लक्षण विहीन। आईसीएमआर का बड़ा खुलासा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने यह बड़ा खुलासा किया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस के 100 में से 80 मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें कोई लक्षण देखने को नहीं मिला या हल्के लक्षण दिखे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा फैला है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले निकल के आए। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां पर 2003 मामले सामने आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है। राज्य सरकार के अनुसार गुजरात में कोरोना वायरस के 108 मामले नए सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल संख्या 1,851 हो गई है गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की। वहीं 1520 मामलों के साथ चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। वहीं 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा मामले राजस्थान से निकल के आए हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले 1,495 हो गए हैं, जिसमें से 205 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि 1,407 मामलों के साथ छठे नंबर पर मध्य प्रदेश है। इन 6 राज्यों के अलावा अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,084 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, भारत के 80% मरीजों में नहीं दिखा लक्षण, फिर भी निकले कोरोना पॉजिटिव। एक और अपडेट आपको बताते चलें। रमजान में मस्जिद न आएं और घर पर ही नमाज पढ़ें, मौलाना साहब ने ऑडियो जारी कर की अपील। राजधानी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में कोरोना वायरस के संक्रमण की बात सामने आने के बाद से क्वारंटीन में गए मौलाना साहब ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इस दूसरे ऑडियो मैसेज में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साहब ने रमजान से जुड़ी बातें और इस दौरान कोरोना महामारी से बचने के उपाय से जुड़ी बातें की हैं। मौलाना साहब ने अपील करते हुए कहा कि रमजान में मुसलमान अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। इसी के साथ एक बार फिर मौलाना साहब ने लोगों से गुजारिश की है कि वह इस महामारी से निपटने में प्रशासन का सहयोग करें। मालूम हो कि कोरोना वायरस के मामले पर इससे पहले भी मौलाना साहब एक ऑडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से अपील की थी कि वह महामारी से निपटने में सरकार की मदद करें। साथ ही मौलाना साहब ने जमात से जुड़े लोगों से कहा था कि इस भयंकर परिस्थिति में जरूरतमंदों की जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। यहाँ पर ये ऑडियो जारी कर मौलाना साहब ने कहा है कि रमजान में मस्जिद ना आए और घर पर ही पढ़े नमाज। वहीं एक और अपडेट दोस्तों आपको बताते चले। पालघर घटना पर बोले उद्धव ठाकरे, यह सांप्रदायिक मामला नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या की घटना पर राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं एक तरफ उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक घटना नहीं है, सरकार किसी भी दोषी को छोड़ने वाली नहीं है। इस बीच अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस घटना के संबंध में अफवाह फैलाने व इसे भड़काने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी अनुरोध किया है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो पालघर जिले में भीड़ द्वारा 3 लोगों को पीट कर हत्या किए जाने के मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से निकल के आई। चलिए एक और अपडेट आपको बताते चलें। वहीं कांग्रेस ने लगाया आरोप, पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर भाजपा राजनीति करने उतरी। कांग्रेस ने पालघर की घटना के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए भाजपा को फटकार लगाई है। कांग्रेस के ही नेता जयराम रमेश ने कहा, भाजपा समाज के इतिहास में बहुत ही विचलित कर देने वाले समय में राजनीति कर रही है। कांग्रेस इस पर विस्तृत बयान जारी करेगी। यह घटना महाराष्ट्र में हुई है और यहाँ कांग्रेस की गठबंधन सरकार में सहयोगी है। पालघर में भीड़ ने बच्चा चुराने की अफवाह उड़ने के बाद 3 लोगों की हत्या कर दी थी। स्वामी कल्पच्छ गिरी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े पर बीते गुरुवार रात हमला किया गया था और अफवाहें फैलाई गई थी कि वे बच्चों की किडनी और अन्य अंग निकालने के लिए उनका अपहरण कर लेते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उन्होंने पीड़ितों को पुलिस की गाड़ी में डाला तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हो गए। जैसे तैसे तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इस सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर दोस्तों महाराष्ट्र से निकल के आई। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें। खबर पश्चिम बंगाल से, कोलकाता पहुंची सेंट्रल टीम, ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। जहां कोरोना वायरस से एक और पूरा देश त्रस्त है, तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस आपदा से मुकाबला कर रही हैं। हालांकि इस आपदा के समय भी राजनीति जारी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी कि IMCT भेजने का फैसला लिया है। ये टीमें राज्यों में कोरोना के जमीनी हकीकत और लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। हालांकि केंद्र के इस कदम का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का स्पष्ट कारण पूछा है। ममता ने लिखा, हम कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझावों का स्वागत करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में IMCT को भेजने का जो फैसला लिया है उसका उद्देश्य हमारी समझ से परे है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने निर्धारित नियमों का पालन किए बगैर राज्य में टीमें भेजने को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसके सदस्य कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वे प्रशासन को इससे अवगत भी नहीं करा रहे हैं। तो देख सकते हैं केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का फैसला लिया है, जिसका पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चले दोस्तों, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को सख्त निर्देश, लॉकडाउन के नियमों में कोई ढिलाई ना बरतें। पूरी खबर जाने आप लोग।
केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइंस को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिथिल नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य अपनी गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते। केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से इस बाबत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा गया है। लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने साफ साफ कहा है कि सिर्फ उन्हीं गतिविधियों को संचालन की अनुमति दी जा रही है जिसकी इजाजत केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों में दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों में सेवाओं को खोलने की अनुमति दी है, वो भी ऐसे इलाकों में जो कोरोना वायरस से बेहद कम प्रभावित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों की सरकारों को सख्त निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों से लॉकडाउन के नियमों में ढिलाई न बरतने की बात कही है। आज की ये तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार निकल के जो आप तक पहुंचाए हैं। खबरों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।